जी, जेफ के सामने उसके घर के लाउंज में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जेफ इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स। बहरहाल इस वक्त जेफ को सिर्फ एक ही फीलिंग है दैट ही इज विद मी और ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो उसकी डेड बॉडी के पास बैठता है, उससे ढेरों बातें करता है, वो वापस अपनी उस इमेजिनेशन वाली जो दुनिया है उसमें चला जाता है और इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब स्टीवन हिक्स की बॉडी में से स्मेल उठना शुरू हो जाती है और जेफ थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक परेशान हो जाता है कि अगर ये स्मेल जो है ये बाहर अगर किसी ने सुन ली, सॉरी किसी ने इसको सेंस कर लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और अगर सडन मेरे फादर ने मुझे विजिट कर लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा वो परेशान भी होता है कि एक मर्डर हो गया है। वो डेली न्यूज़पेपर उठाता है और डेली उसमें देखता है कि कोई न्यूज़ है। वो उस लड़के का नाम नहीं जानता लेकिन वो डेली न्यूज़पेपर को देखता है कि शायद इसकी तस्वीर लगी हो, शायद मिसिंग पर्सन में इसका नाम हो या इसकी पिक्चर जो है वो लगी हुई हो, कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए। वो काफ़ी खौफजदा हो जाता है और अब वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि वो उसकी बॉडी को अपने घर के गार्डन में बिल्कुल नहीं दफनाएगा। अब क्या करता है जेफ? जेफ अब उस लड़के स्टीवन हिक्स की बॉडी के टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को वो डिफरेंट शॉपिंग बैग्स में डाल के रात के वक्त अपनी गाड़ी की बैक सीट्स पे रखता है और उनको कहीं दूर फेंकने के लिए जा रहा होता है। वो जा रहा होता है और थोड़ा सा ओवर स्पीड उसकी जो गाड़ी है वो होती है कि रास्ते में उसको एक पुलिस ऑफिसर रुकता है और उससे पूछता है कि लड़के, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? अ, दोस्तों, जेफ जो है ना उसकी एक क्वालिटी है, चाहे जैसा भी सिनेरियो हो, जैसे भी हालात हो, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बड़े काम और बड़े नॉर्मल रहते हैं। वो इतना नॉर्मल और इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है कि कोई जान ही नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकता कि ये लड़का कोई ऐसा काम भी कर सकता है। बहरहाल वो बड़ी सहूलियत से पुलिस ऑफिसर को जवाब देता है कि मेरे फादर और मदर, मेरे पेरेंट्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया तो मैंने गार्डन की सफाई शुरू कर दी और अब ये कुछ घास फूस और कुछ गले सड़े हुए पौधे हैं और मैं बस अपने माइंड को चेंज करने के लिए इनको दूर फेंकने जा रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि क्या मैं इनको चेक कर सकता हूँ? और जेफ इतने कॉन्फिडेंटली उन्हें कहता है, श्योर, आप प्लीज देख सकते हैं, आप देखिए इसको। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, देखो लड़के, मेरी बात सुनो, तुम एक टीनेजर हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। मैं अभी तुम्हारा चालान नहीं करता, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब नहीं करता। आम, ठीक है, तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे थे लेकिन प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करोगे और अब भी के अब भी तुम वापस अपने घर की जानिब जाओ। जेफ उससे कोई बहस नहीं करता और बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह उसकी बात मान लेता है और मानने के बाद वो वापस अपने घर की जानिब जो है वो चल पड़ता है। अब घर जाकर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अब ये जो मेरे सामने बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं इनका क्या करना है। क्या करता है जेफ? जेफ उन बॉडी पार्ट्स को एसिड में डालता है और उसका जो गोश्त होता है उसको गला देता है। जब वो पूरी तरह गल जाते हैं तो उसकी हड्डियों को वो खुश्क करने के लिए माइक्रोवेव करता है और जब वो खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उनको बाहर निकाल कर उनको हथौड़े से तोड़ता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है और कुछ का पाउडर बना देता है। एंड नेक्स्ट डे अपने घर की छत पर बैठकर उन हड्डियों को और उस पाउडर को, जो उसकी हड्डियों का उसने पाउडर बनाया है, उसको वो अपने पूरे गार्डन में यूं फैलाता है और ये सोचता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मैं अपने गार्डन में इसीलिए यहाँ फैला रहा हूँ ताकि मुझे एहसास रहे कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो। और ये करने के बाद वो अपने घर को बिल्कुल साफ करता है और हर चीज़ को बिल्कुल सेट कर देता है और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके फादर को उसके स्कूल से कॉल जाती है और जेफ स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है क्योंकि उसकी उसकी जो ग्रेड्स हैं वो इतने ज़्यादा लो हो जाते हैं
कि स्कूल वाले उसको स्कूल से निकाल देते हैं। और उसकी कुछ हरकतें भी ऐसी होती हैं स्कूल में जिसकी वजह से कोई भी उसके साथ सोशलाइज होना पसंद नहीं करता, और हर कोई उसकी कंप्लेन करता है कि जेफ ने ये कर दिया, जेफ ने वो कर दिया, ये वो। उसके फादर को बुलाया जाता है और उसके फादर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जब वो जेफ के साथ वापस घर आते हैं तो जब वो घर की हालत को देखते हैं तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं, और जब वो टेबल पर अल्कोहल की बॉटल्स को देखते हैं तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जेफ को डांटते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने घर का क्या हाल बना रखा है, जेफ क्या तुम ड्रिंक करते हो। वो उसको समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, और जेफ सिर्फ एक ही बात करता है, पापा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे अपने साथ रखिए पापा प्लीज़। लेकिन इस सब का लायनल के पास कोई जवाब नहीं होता, और वो जेफ को ये कहते हैं कि मैं आर्मी में तुम्हारी बात करता हूँ और अब तुम्हें आर्मी में भर्ती करवाता हूँ। उसके बाद जेफ को आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है, और वहाँ पर भी जेफ वहाँ से भी निकाल दिया जाता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल के यूजेज की वजह से। और इसके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ पर उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कॉम्पैक्ट मेडिक्स की ट्रेनिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल यूज़ करता है जिसकी वजह से आर्मी उसको बाहर निकाल देती है। और अब जेफ के जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो इतने गुस्से में होते हैं कि वो जेफ से बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उनका बेटा है और वो चाहते हैं कि उसको एक अच्छी लाइफ मिले। और वो ये भी जानते हैं कि घर के कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से जेफ शायद थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है और वो किसी के साथ रहना चाहता है। तो इस सब के लिए वो ये डिसाइड करते हैं कि जेफ मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आ रहा हूँ, तुम अब वो उनके साथ रहोगे। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम भी उनकी कंपनी इंजॉय करोगे। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया है कि मैं जेफ को आपके पास छोड़ने आ रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बहरहाल जेफ भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उसको एक खुशी होती है कि अब वो एटलीस्ट किसी के साथ रहेगा। और जेफ वहाँ पर अपनी दादी के साथ जो है वो रहना शुरू कर देता है। और साथ ही अब वो ये भी अपने साथ एक प्रॉमिस करता है कि अब वो एक अच्छा लड़का बन के रहेगा और जैसे सब चाहते हैं वैसे बनेगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, अल्कोहल को भी कम से कम यूज़ करेगा, और अब जो वो एक मर्डर कर चुका है ऐसा वो ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा। बहरहाल दादी के पास जाने के बाद वो एक बुटचर शॉप में जो है वो जॉब अप्लाई करता है, उसको जॉब मिल जाती है। उसको अपनी जॉब से बहुत प्यार होता है क्योंकि उस जॉब में वो घंटों गोश्त को काटता है, उसका कीमा बनाता है, उसके टुकड़े करता है, और वो अपनी जॉब को बहुत एंजॉय करता है। ये उसका फेवरेट काम होता है। इवन अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद भी वो काफ़ी देर तक इस काम को कंटिन्यू रखता है। और उसका जो ओनर होता है वो उसको फिर ज़बरदस्ती घर भेजता है कि जेफ बहुत देर पहले तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। बहरहाल इसी तरह एक वीकेंड पे जेफ अपने लिए कुछ शॉपिंग के लिए जा रहा होता है। तो वो एक स्टोर में जाता है जहाँ पर एक कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर अचानक उसकी नज़र एक मैनीक्विन पे पड़ती है, एक मेल मैनीक्विन पे। जेफ उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये भी तो मेरा दोस्त हो सकता है, और मैं इसको भी तो दोस्त बना सकता हूँ, और ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। बहरहाल जेफ कुछ डिसाइड करता है, और उसको डिसाइड करने के बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम में जाता है और वहाँ जाकर छुप जाता है। अब जेफ ड्रेसिंग रूम में छुपा हुआ है और स्टोर के बंद होने का कर रहा है इंतज़ार। रात होती है, स्टोर बंद होता है। गार्ड पूरे स्टोर का चक्कर लगाता है, और उसको लगाने के बाद वो लाइट्स वगैरह ऑफ करता है। और जब जेफ के कानों में डोर लॉक होने की आवाज़ आ जाती है और वो पूरी तरह से इत्मीनान कर लेता है कि अब ये सब बंद हो चुका है और सब अपने घरों को जा चुके हैं, तब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है। और वहाँ से बाहर निकलने के पास वो सीधा उसी मैनीक्विन के पास जाता है, उसी मेल मैनीक्विन के पास। और उसके बाजू, टांगे, सर, उन सब चीज़ों को अलग अलग करता है
और एक बड़े से शॉपिंग बैग में उनको डालता है, भरता है, और उस शॉपिंग बैग को जाकर वो डस्टबिन, एक बड़ा सा डस्टबिन होता है, उसके अंदर जाकर उसको रख देता है और दोबारा से वो ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाता है और सुबह होने का और दोबारा से इस स्टोर के खुलने का इंतज़ार करता है। अगली सुबह जब स्टोर ओपन होता है और तमाम लोग आ जाते हैं और अपने अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, तो जेफ चुप करके अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है और सीधा वो बाहर की तरफ जाता है, उस डस्टबिन की जानिब। वहाँ से उस शॉपिंग बैग को उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद वो उस मैनीक्विन के सारे पार्ट्स को जोड़ता है और अपने कमरे में उसको बेड पर बिठा देता है और उसको बिठाने के बाद बहुत देर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में उससे बातें करता रहता है और वो इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता है। उसके बाद अगली सुबह के मंडे है और जेफ को काम पर जाना है। तो जेफ रेडी होके काम के लिए अपने कमरे को लॉक करके बाहर निकल रहा होता है, तो सामने उसकी दादी आ रही होती हैं और वो कहती हैं कि जेफ, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे कमरे की बेड शीट्स जो है वो चेंज करना चाहती हूँ। तो वो अपनी दादी को कहता है कि दादी, आप कमरे के बाहर ही छोड़ दीजिएगा, मैं खुद आकर इसको देखूंगा और मैं खुद आके चेंज कर लूँगा, प्लीज़ आप ज़हमत मत कीजिएगा। वो दादी को ताकीद करने के बाद घर से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी दादी उसके कमरे में जाती है। जब वो जेफ के कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि बेड पर कोई लेटा हुआ है, बिल्कुल सर तक चादर तान कर। एकदम परेशान हो जाती हैं कि कौन आया है और जेफ के कमरे में कौन है। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब बढ़ती हैं और डरते डरते उसके चेहरे से जैसे ही वो चादर को उतारती हैं तो उनकी एकदम से चीख निकल जाती है। वहाँ पर वो मेल मैनीक्विन होता है। वो बहुत परेशान होती है, इतनी परेशान होती हैं कि वो जेफ के फादर को फ़ौरन लायनल को कॉल करती है और वो फ़ौरन भागे भागे आते हैं। और जब उनको सारी बात पता चलती है और जेफ अपनी जॉब से वापस आता है, तो लायनल जेफ को अपने सामने बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे कमरे में ये मेल मैनिक्विन क्या कर रहा है। क्या देगा जेफ जवाब? क्या जेफ सच बता देगा या फिर से वो अपने किसी कॉन्फिडेंट बहुत ही वे में और अपने किसी झूठ से उन्हें दोबारा मुतमईन कर देगा? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 का।